हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो जैसा कि ज्ञान बिंदु सर के द्वारा रोशन आनंद और बिट्टू झा के द्वारा जो थर्ड एडिशन लाया गया है बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो और साथ में 25 सेट लाया गया है। तो चलिए इसे हम कंप्लीट करते हैं। आज का जो हमारा सेट होने वाला है वो पहला सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से लगातार बने रहिएगा ताकि आपको जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है बिहार में, जैसे बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार सीजीएल, ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जीके जीएस के रूप में पूछा जाता है तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये सब महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज हमारा फर्स्ट डे है इस बुक का और शुरू करते हैं। इसमें 25 सेट दिया गया है और पहला जो सेट है वो बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा और अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी जो प्रश्न पत्र है उसका है और परीक्षा तिथि है 16/7/2023 का। तो अपडेटेड बुक है। तो चलिए इसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, कीव की राजधानी कहाँ है? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ भी हाल ही में युद्ध छिड़ा था। यूक्रेन आपने नाम सुना होगा। यूक्रेन की राजधानी बात किया जाए तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। यहाँ की मुद्रा रिविनिया है, रिविनिया मुद्रा है। ठीक है, अगर बात किया जाए यूक्रेन का, यूक्रेन यह एक यूरोपियन कंट्री है और राजधानी है कीव। ठीक है, अगर अन्य देश का बात किया जाए तो स्विट्जरलैंड का राजधानी है बर्न, स्विट्जरलैंड का राजधानी है बर्न और मुद्रा जो है वो है फ्रैंक। स्वीडन का बात किया जाए तो स्वीडन का जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम, स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम और मुद्रा जो है वो है क्रोना। नेक्स्ट देखते हैं स्पेन का। स्पेन का जो राजधानी है वो है मैड्रिड। स्पेन जो WTO टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय भी है स्पेन के मैड्रिड में, याद रखना है। WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो है स्पेन के मैड्रिड में, याद रखना है। स्पेन का राजधानी है मैड्रिड और मुद्रा जो है वो है पेसेटा, पेसेटा मुद्रा है स्पेन का। नेक्स्ट है रोमानिया। रोमानिया का राजधानी जो है बुखारेस्ट, ध्यान देना है, रोमानिया का राजधानी बुखारेस्ट है, वही हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक है, रोमानिया का बुखारेस्ट और हंगरी का राजधानी बुडारेस्ट है। रोमानिया का अगर मुद्रा देखा जाए तो ल्यू है और हंगरी का मुद्रा फ्लोरिंट है, फ्लोरिंट हंगरी का मुद्रा है। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे होते हैं कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन हो जाएगा सी। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। नेक्स्ट है आकाश, स्पष्ट आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? तो बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। ठीक है, बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है और अधिक प्रकीर्णित होने के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर से कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की ओर प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होता है। अगर बात किया जाए लाल वर्ण और नीला वर्ण का, तो लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है, अर्थात स्कैटर करता है। प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो प्रकीर्णन न हो पाता और आकाश का रंग काला दिखाई देता। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वायुमंडल ना होता तो हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? तो काला दिखाई देता। क्यों? क्योंकि कोई भी परिकीर्णन नहीं होता। नेक्स्ट है लाल रंग। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होती है। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होती है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग की ही दिखाई देती है। अतः खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? हिमालयी भालू और विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो यह एक प्रकार का सुभेद जातियां हैं, सुभेद जातियां। IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालय भालू और विशाल पांडा सुभेद जातियों का उदाहरण है। IUCN के वेबसाइट से लिया गया है। सुभेद, अगर बात किया जाए सुभेद यानी कि वल्नरेबल कैटेगरीज का, तो जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो तो ये सुभेद प्रजातियां के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 10 वर्ष में 50% से अधिक कमी दर्ज की गई है तो ऐसे प्रजातियां सुभेद प्रजातियां के अंतर्गत आएगी। प्रमुख भारतीय प्रजातियां जो सुभेद की श्रेणी में हैं वो हैं तेंदुआ, ठीक है, लिपर्ड, एक सींग वाला गैंडा, चीता, 4 सींग वाला मृग, भारतीय वाइसन और समुद्री गाय, स्लोथ भालू, ये सभी वल्नरेबल कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन है? याद रखना है, तेंदुआ, एक सींग वाला गैंडा, चीता, 4 सींग वाला मृग, भारतीय वाइसन, समुद्री गाय, स्लोथ भालू, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं संकटग्रस्त। संकटग्रस्त प्रजाति किसे कहा जाएगा? तो ऐसी प्रजातियों का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। संकटग्रस्त प्रजातियों का विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। इनमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम रहता है। जैसे संगाई, डांसिंग डियर जिसे बोला जाता है, हिरन, शेर जैसा पूंछ वाला बंदर, मकॉक बंदर जिसे बोला जाता है, नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा और पेंगुलिन। याद रखना है, संकटग्रस्त में गंगैटिक डॉल्फिन भी है। ठीक है, संगाई, हिरन, शेर जैसा पूंछ वाला बंदर यानी कि मकॉक बंदर, नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा, पेंगुलिन, ये सभी संकटग्रस्त प्रजाति में आते हैं। अगर देखा जाए विलुप्त, तो ऐसे जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो और तो वे विलुप्त प्रजातियां कहलाती है। जैसे डोडो का बात किया जाए तो डोडो एक पक्षी होता है जो विलुप्त हो चुका है। स्टीलर्स सी कौ जो रूस में पाया जाता है, थाईलैसिन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है तथा अफ्रीका के शेरों के 3 उपप्रजाति बाली, नावन और कैस्पियन, ये सभी जो है वो विलुप्त प्रजाति हैं। डोडो, स्टीलर्स सी कौ, थाईलैसिन, अफ्रीका के शेर के 3 उपप्रजाति कौन कौन हैं? तो बाली, नावन और कैस्पियन, ये सभी एक्सटिंक्ट कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर देखा जाए दुर्लभ प्रजाति का, रेयर स्पेसीज का, तो संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित या बड़े क्षेत्रों में विरल रूप से बिखरी हुई है। जैसे हम्बोसिया डेक्रेंस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट की एक दुर्लभ प्रजाति है। हम्बोसिया डेक्रेंस जो है वो दक्षिण पश्चिमी घाट का दुर्लभ प्रजाति है। लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत के संरक्षण के प्रयास, जो जीव लुप्त हो रहे हैं जीवों को, उन्हें बचाने के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट लाया गया है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ, जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है, के संरक्षण हेतु शुरू किया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया, तो 1973 में। याद रखना है, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। वही प्रोजेक्ट एलिफेंट का बात किया जाए तो 1992 में। 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हाथियों के आवास, संरक्षण और उसकी संख्या में वृद्धि करना था। नेक्स्ट देखते हैं हंगुल प्रोजेक्ट। यह एक कश्मीरी स्टैग जिसे बोलते हैं हंगुल परियोजना। इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN और WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया। याद रखना है, कश्मीरी स्टैग जिसे बोला जाता है हंगुल परियोजना, यह लाया गया 1970 में। कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर, और IUCN और WWF ने मिलकर किया है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, अगर बात किया जाए मगरमच्छ का, तो मगरमच्छ को संरक्षण हेतु 1974 में परियोजना बनाई गई और 78 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। 1974 में लाया गया मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। याद रखना है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया। मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में और मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में। याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना, एक सींग वाले गैंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं।
गैंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट यानी कि वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ जिसमें गिद्धों के संरक्षण को लक्ष्य रखा गया है। ये विभिन्न प्रोजेक्ट था। इस परियोजना को 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया है। याद रखना है सेव कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो यह गिद्धों के संरक्षण से संबंधित है। सेव का पूरा नाम होता है सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन सेव का पूरा नाम होता है। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा डिक्लोफेनेक को प्रतिबंधित किया गया है। सबसे अधिक गिद्धों का जो मृत्यु होता है वो होता है मृत जानवरों को खाने से। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनेक दवा से होती है। नेक्स्ट है हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ परियोजना हिमालयी राज्यों में हिम तेंदुआ को संरक्षण करने के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में, गिद्ध 2006 में। याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन सा है, तो सबसे बड़े नमक पानी का झील है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील चिल्का झील है। उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। आपको बताते चले भारत का प्रथम रामसर स्थल चिल्का झील को ही घोषित किया गया था। सांभर झील अगर बात किया जाए तो भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय नमकीन झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील है सांभर झील। सर्वाधिक लवणता वाली झील है सांभर झील, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है सोलर सेल बने हुए होते हैं किसके। बात किया जाए सोलर सेल का तो सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं यानी कि सेमी कंडक्टर का बने होते हैं। सेमी कंडक्टर का बने होते हैं अर्धचालक। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से एक पीएन संधि होता है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है अर्धचालक में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। पीएन जंक्शन डायोड होता है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित फोटोन एक इलेक्ट्रॉन और एक होल यानी कि छिद्र उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी में पहुंच जाता है अर्थात कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, जिसे संयोजकता पट्टी यानी कि कंडक्शन बैंड कहा जाता है, जिससे संयोजकता में एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर और छिद्र को पी क्षेत्र की ओर ले जाता है। अतः जंक्शन के दोनों सतह पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और उन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में विद्युत धारा स्थापित करता है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और अर्धचालक पदार्थ के बीच होती है अर्धचालक कहलाता है। और अर्धचालक के अंतर्गत मेनली दो आते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम याद रखना है, ये सभी अर्धचालक हैं। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था। धुरी राष्ट्र में सम्मिलित नहीं था। अगर बात किया जाए द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सम्मिलित थे, तो द्वितीय विश्व में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में सम्मिलित नहीं था। ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में सम्मिलित नहीं था बल्कि मित्र राष्ट्र में था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में सम्मिलित नहीं था। सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र बना। याद रखना है ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से जो यूरोपीय देश बना वो उसे मित्र राष्ट्र कहते हैं। वही धुरी राष्ट्र में सम्मिलित था जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान, इटली मित्र धुरी राष्ट्र में सम्मिलित था। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक याम उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और जिसे इलाहाबाद के नैनी से भी बताया गया है से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से गुजरता है और वो है उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्य हैं जिससे भारतीय मानक समय गुजरता है और 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट है बाध्वागम। बाध्वागम में कौन सा संधि विच्छेद है, देखिए अभी
जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें इंग्लिश और हिंदी भी पूछ लिया जा रहा है, तो उसे भी छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है वाधवागम। क्वेश्चन पूछा गया है वाधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद है, तो सही उत्तर हो जाएगा वधु जोड़ आगम, वाधवागम। वाधु जोड़ आगम सही है। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न अनुसार वाधवागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा वधु जोड़ आगम। वाधवागम यन संधि का उदाहरण है, यन संधि का। स्वर संधि, स्वर संधि को आगे अगर कैटेगराइज किया जाए तो 5 कैटेगरी में बांटा गया है, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि और अयादि संधि। 5 प्रकार के संधि का वर्णन किया गया है। यन संधि के उदाहरण अति जोड़ अधिक, अत्यधिक, ती अर्थात ता और आ अगर आए तो यह या बना देता है, अत्यधिक हो जाएगा। इति जोड़ आदि, इत्यादि हो जाएगा। सु जोड़ आगत, स्वागत हो जाएगा। सु जोड़ अच, स्वच्छ हो जाएगा। उपरी जोड़ उक्त, उपयुक्त हो जाएगा। ये सभी यन संधि का उदाहरण है। यन संधि जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में ई उ री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो विकार स्वरूप ई हर्षौ दीर्घौ री के जगह पे या व रा हो जाता है, जैसे वधु जोड़ आगम, वाधवागम। सु जोड़ अच, स्वच्छ हो जाएगा। इति जोड़ आदि, इत्यादि हो जाएगा। पितृ जोड़ इच्छा, पितृच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में डाला जाता है, तो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.74। दोनों का आयतन बराबर कर देंगे, बेलन का बराबर गोले का। बेलन का आयतन बात किया जाए तो πr² होता है, गोले का आयतन 4/3 πr³ हो जाएगा। यहाँ से निकाल लेंगे h का वैल्यू। r², r का वैल्यू 6 दिया था तो 6 का स्क्वायर इंटू h 4/3 पाई r का वैल्यू यहाँ था 4.2, यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेंगे तो 2.744 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अभी तक भारत में सभी राज्यों से मिलाकर लगभग 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। देखते हैं बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगा था। ऑप्शन हो जाएगा ए, 29 जून 1968 को लगाया गया, जो 26 फरवरी 1969 तक रहा। उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वो थे भोला पासवान शास्त्री। ये भी याद रखना है, बिहार के मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। राष्ट्रपति का बात किया जाए तो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो बिहार के राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। दोनों का नाम याद रखना है। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा। अभी तक 8 बार और प्रथम बार 68 में, लास्ट टाइम 2005 में। नेक्स्ट है पीवीटीजी। पीवीटीजी विकास मिशन का संबंध किससे है, तो पीवीटीजी का पूरा नाम होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो यह सभी आदिवासियों समूह से संबंधित है, आदिवासी समूह से। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूह को आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। पीवीटीजी का पूरा नाम होता है पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को सम्मिलित किया गया है। योजना के प्रावधान के अनुसार राज्य को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों यानी कि पीवीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूहों से कम विकसित है। ठीक है, जनजातीय समूहों से भी कम विकसित को पीटीजी ग्रुप में बनाया 1973 में ढेबर आयोग द्वारा। 2006 में इसे भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी किया। पीटीजी को नाम बदलकर पीवीटीजी अर्थात पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स किया 2006 में। 1973 में ढेबर आयोग याद रखना है, ढेबर आयोग के सिफारिश पे ही पीटीजी को बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, तो यह करेगा इसरो। इसरो करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 की मंजूरी दी गई। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। बात किया जाए इसरो का तो गठन होता है 15 अगस्त 1969 को और हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में
स्थित है। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बास्केटबॉल का मैदान कोर्ट कहलाता है, कोर्ट। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ के द्वारा 1891 में हुआ था अमेरिका में। याद रखना है 1891 में जेम्स स्मिथ के द्वारा अमेरिका में प्रारंभ हुआ। FIBA फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 1932 में होती है। 1891 में आविष्कार होता है, 1992 में इसका स्थापना होता है। FIBA का अर्थात फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन का स्थापना 1932 में होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बात किया जाए राज्यसभा का तो राज्यसभा में टोटल 245 सीट होते हैं, जिसके अंतर्गत 233 सीटों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और 12 सीटों पर राष्ट्रपति द्वारा साहित्य कला क्षेत्र के आदि में मनोनयन किया जाता है। मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो होते हैं 12। ऑप्शन हो जाएगा ए। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। 80 के 3 में राज्यसभा का वर्णन है और 80 के 3 के अनुसार 12 व्यक्तियों का मनोनयन होगा राष्ट्रपति के द्वारा। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। अगर बात किया जाए राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, तो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा यह प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। वही अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का बात किया जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं 233 प्लस 12 टोटल होते हैं। तो ये 12 सदस्य आयरलैंड के संविधान के आयरलैंड के अनुसार इनका मनोनयन होता है। वही निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से 233 का, तो ये होता है साउथ अफ्रीका के संविधान के जैसा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? अमरम शब्द का अर्थ है सैनिकों का अनुदान। ऑप्शन हो जाएगा बी। सैनिकों का अनुदान के लिए अमरम शब्द का प्रयोग किया गया था। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ है सैनिकों का दिए जाने वाला अनुदान। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति किनके सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह से। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार। अनुच्छेद 85 के अनुसार। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुदी। अनाईमुदी प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी 2695 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना है अनाईमुदी की ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। अनाईमुदी की ऊंचाई 2695 मीटर है और प्रायद्वीपीय पठार और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई पर्वत की। नेक्स्ट देखते हैं मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसका? मोती प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है? तो ऑस्टर का। मोती प्राप्त करने के लिए ऑस्टर का संवर्धन किया जाता है। ऑस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है। इससे मोती प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो परितारिका के द्वारा। परितारिका के द्वारा। परितारिका अर्थात आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका अर्थात आइरिस द्वारा होता है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों नामों को याद रखना है ताकि कभी भी क्वेश्चन में इंग्लिश नाम भी दे दिया जाता है। तो परितारिका अर्थात आइरिस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंबित होता है। यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? वो बनता है रेटिना पर। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया कहते हैं जिससे प्रकाश होकर प्रवेश करता है। अभी नेत्र लेंस का बात किया जाए तो रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका
व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये जो भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर पूछ लिए गए हैं, तो याद रखना है। नेत्रगोलक का व्यास जो होता है कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। कॉर्निया और आँख के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे नेत्रोद या एक्वस ह्यूमर कहते हैं। आँख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे कच्चाप द्रव कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया और आँख के बीच जो होता है वो एक्वस ह्यूमर कहलाता है, और जो आँख के लेंस के पीछे होता है वो कहलाता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। रेटिना में शंकु के आकार अर्थात कोन्स की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है, अर्थात कलर बतलाने के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होता है, और इन्हीं से हम रंग का आभास करते हैं। और क्षण कोशिकाएं जो रोड सेल होते हैं वो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होते हैं। याद रखना है, रोड सेल प्रकाश के तीव्रता के प्रति और कोन सेल कलर के प्रति। C4 कोन और C4 कलर। याद रखना है, कोन सेल होता है कलर के प्रति होता है और रोड सेल प्रकाश के इंटेंसिटी के अनुसार होता है। हम अपनी आँख के रेटिना में क्षण कोशिका की उपस्थिति के कारण एक अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं। किसके उपस्थिति में, तो रोड सेल के उपस्थिति में। नेक्स्ट है, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकन पर आधारित नहीं है। सभी अवलोकन पर आधारित नहीं है, गुणोत्तर माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्य सभी अवलोकन पर आधारित नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसत के 5 सांख्यिकी माप हैं। ये हैं समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य। उपयुक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित औसत हैं, जबकि अन्य 2 ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य औसत विशिष्ट परिस्थिति में उपयुक्त होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का बात किया जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित हैं, किंतु आंकड़ों के समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों का कितना बिखराव है या वे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित हैं। अर्थात यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य होगा। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम में क्या होगा, तो दूसरे माध्यम के प्रति प्रकाशित सघन है, ऑप्टिकली डेंसर है। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो डेंसर मीडियम होगा। डेंसर मीडियम में अपवर्तनांक अधिक होता है, वही रेयर मीडियम का अपवर्तनांक कम होता है। 2 माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरों की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल होता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। याद रखना है, विरल माध्यम में प्रकाश का चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाता है। नेक्स्ट है, सतलुज और काली नदी के मध्य हिमालय को कौन सा हिमालय कहा जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच यह कुमाऊं हिमालय कहलाता है। अगर बात किया जाए तो हिमालय का नदी के आधार पर विभाजन किया गया है। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब या कश्मीर हिमालय है, वही सिंधु सतलज और काली और तीस्ता और दिहांग कुछ इस प्रकार से विभाजन किया गया है। सिंधु सतलज के बीच पंजाब या कश्मीर हिमालय और सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय और काली तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता दिहांग के बीच वो है असम हिमालय। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। सतलुज काली नदी के मध्य हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटी के आधार पर सर सिडनी बुराड़ द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का 4 विभाजन किया गया है। विभाजन करने वाले का नाम याद रखना है, सर सिडनी बुराड़ के द्वारा पर्वतीय प्रदेशों का विभाजन किया गया है। अगर बात किया जाए पंजाब हिमालय का, तो पंजाब हिमालय की लंबाई है 560 मीटर सिंधु और सतलज नदी के बीच। कुमाऊं हिमालय का बात किया जाए तो सबसे कम है, वह है 320 किलोमीटर सतलज और काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय का विस्तार सर्वाधिक है 800 किलोमीटर में काली और तीस्ता नदी के बीच। असम हिमालय का बात किया जाए तो 720 किलोमीटर है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। सरकार के द्वारा अवरोध या प्रतिबंध को हटाना कहलाता है उदारीकरण, यानी कि लिबरलाइजेशन। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति होती है। अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामक और नियंत्रण से संबंध में उन्मुक्त होना है। मुख्यतः उद्योग और अन्य आर्थिक क्रियाओं सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है।
निजीकरण का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना। सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों निजी क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हीं निजी क्षेत्रों को सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। बात किया जाए वैश्वीकरण का, तो किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट किसने लिखा था? गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट किसने लिखा? तो ये लिखे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन हो जाएगा सी। 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुहफत उल मुआवुद्दीन नामक पुस्तक की रचना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के विनोद चंद्रन। ऑप्शन हो जाएगा बी। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया है 29 मार्च 2023 को। हाल ही में बिपोरजॉय खबरों में था, वह क्या है? बिपोरजॉय एक प्रकार का चक्रवात था जो अरब सागर और गुजरात के समुद्र तट से टकराया था। खबरों में रहा बिपोरजॉय एक चक्रवात था, यह अरब सागर और गुजरात के समुद्री तट से टकराया। इसका नामांकन बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। बिपोरजॉय का नामांकन बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में स्थित नहीं है कौन सी ताप विद्युत परियोजना? बात किया जाए कहलगांव का, तो कहलगांव बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर बात किया जाए सर्वाधिक ताप विद्युत परियोजना, सर्वाधिक जो है वो है महाराष्ट्र में, और एनटीपीसी से सबसे अधिक थर्मल पावर प्लांट के द्वारा सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है महाराष्ट्र में ही। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह भागलपुर में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के पर उसके भार का कितना होता है? तो 1/6 होता है, 1/6 भाग। ऑप्शन हो जाएगा डी। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। वस्तु का भार अगर चंद्रमा पर 1 है तो पृथ्वी पर भार होगा 6। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, तथा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जो चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाती है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट देखते हैं खगोलीय पिंड अगर देखा जाए और द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.98 गुने 10⁻24। याद रख सकते हैं 6 × 10⁻24 kg है पृथ्वी का द्रव्यमान। वही त्रिज्या का बात किया जाए तो 6.37 गुने 10⁻6 मीटर। अगर बात किया जाए चंद्रमा का, तो चंद्रमा का द्रव्यमान है 7.36 गुने 10⁻22 kg, और त्रिज्या का बात किया जाए तो 1.74 गुने 10⁻6 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? पानी का क्वथनांक ये होता है 100 डिग्री सी। 100 डिग्री सी पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है तथा उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समिष्ट गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान होता है 373 केल्विन। 100 डिग्री सी अगर सेल्सियस में बात किया जाए तो 100 डिग्री, केल्विन में बात किया जाए तो 373 केल्विन। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि के द्वारा क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो तरलता घट जाती है, यानी कि लिक्विडिटी घट जाता है। बात किया जाए रिवर्स रेपो रेट का, तो रिवर्स रेपो रेट वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालीन ऋण पर प्रदान करती है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट में अगर वृद्धि हो जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी हो जाएगी, यानी कि कॉमर्शियल बैंक के पास पूंजी कम होगा, तो कॉमर्शियल बैंक के पास पूंजी कम होगा तो बाजार में तरलता कम होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी। अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी। उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगी। मुद्रास्फीति नियंत्रण, वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में कमी होगी। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कह देना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अतः ऐसे वाक्यांश जो अपने समान अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं ये मुहावरा कहलाता है। जैसे है हथेली पर सरसों उगाना यानी कि असंभव कार्य करना, छाती दूना होना यानी उत्साहित होना, अकल के घोड़े दौड़ना अर्थात सिर्फ कल्पना करना।
नेक्स्ट है धुआंधार प्रपात का संबंध किस नदी से है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा से है। अगर बात किया जाए जलप्रपात का, तो जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल से ऊपरी भाग में अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं क्योंकि भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची और शैल कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है। और याद रखना, दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट है, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो? तो अगर खरीदता है 100 रुपये में, अंकित कर देता है 150 रुपये और 150 रुपये के बाद 20% का डिस्काउंट अगर देता है तो ये बेचेगा 120 रुपये में, अर्थात कितना 20% का लाभ हो? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50%। तो 50% अधिक अंकित करना चाहिए। कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। ये बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो मान लिया जाए कि 100 रुपये में खरीदें और इसको पूछा गया है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट भी दे और 20% हमें प्रॉफिट हो तो अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? तो मान लेते हैं अंकित मूल्य डायरेक्ट 150 रुपया, अगर 100 रुपये का खरीदा है, 150 रुपया अगर अंकित मूल्य करता है तो 20% अगर डिस्काउंट है तो 30 रुपये का छूट देगा, यानी कि 120 रुपये में बेचेगा। 100 रुपये के सामान को 120 रुपये में बेचा जाए तो 20 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा, यानी कि 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी 50%। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन हो जाएगा बी तत्पुरुष समास। गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। समास किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बन सकता है उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय। तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होता है गुरु के लिए दक्षिणा, विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ है, अतः यह तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखते हैं, सिनेमैटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। यह है सिनेमैटोग्राफ विधेयक 2023 का संबंध। सिनेमैटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना है और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना है। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया था। किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए इसका अन्य नाम है तो फ्लोरोहाइड्रिक, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोजन फ्लोराइड। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्मूला होता है HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण जब कैल्शियम फ्लोराइड और H2SO4 को 200 से 250 डिग्री में फ्लोस्फार की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अर्थात हाइड्रोजन आबंध होते हैं। इसके कारण इनके क्वथनांक एवं गलनांक के मान असामान्यतः उच्च पाए जाते हैं। HF हाइड्रोजन आबंध को निम्न रूप में प्रदर्शित किया जाता है। HF के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। HF एक निर्बल अम्ल है, यानी कि वीक एसिड है, जो pKa के मान से स्पष्ट है। HF के दुर्बल अम्ल होने के कारण फ्लोराइड माइनस आयन के साथ H3O+ का हाइड्रोजन आबंध बनता है। अगर बात किया जाए हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का गलनांक होता है 190, क्वथनांक होता है 193। H यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोराइड के बीच की दूरी होती है 91.7 पार्ट पल्स मिलियन। pKa का वैल्यू होता है 3.2। हाइड्रोहेलिक अम्लों में से HF संक्षारक कोरेसिव भी है। HF कांच के साथ अभिक्रिया करता है। इसका उपयोग कांच के निछारण एवं टीबी नलियों के लिए कांच के सेल के निर्माण में होता है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो काठियावाड़ी किसान की तरह 1915 के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर
उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिससे वे आजीवन पहनते रहें। 1915 में काठियावाड़ी किसान की तरह और 1921 में छोटी धोती पहनने लगे थे। नेक्स्ट है मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था फिफ कहलाता था मध्यकाल में जो सामंत जमीन देता था उसे। ऑप्शन हो जाएगा बी। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो फिफ कहलाता था। नेक्स्ट है कौन सा मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है तो आश्रित जल। आश्रित जल मिश्रण नहीं है बल्कि एक यौगिक है। आश्रित जल मिश्रण नहीं है, शेष सभी मिश्रण है। आश्रित जल यौगिक है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल हो गया, मीथेन हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया इत्यादि। मिश्रण उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण एक समान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, GDP कहलाता है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से स्टार्ट होता है और 1918 तक होता है। बात किया जाए अगर तत्कालिक कारण का, तो तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या है। ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। इस घटना को सेरोजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। सेरोजोवा में हुआ था इसलिए सेरोजोवा हत्याकांड भी इसे जाना जाता है। इस घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। नेक्स्ट है नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर के रूप में लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? G20 का बात किया जाए तो गठन 1999 में होता है और G20 के अंतर्गत बांग्लादेश नहीं है। G20 का गठन 1999 में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी G20 का गठन। G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर कुल 21 सदस्य हैं। G20 में 19 देश हैं, अफ्रीकन यूनियन है और यूरोपीय संघ मिलाकर टोटल 21 सदस्य हैं। G20 के सदस्य का बात किया जाए तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकन संघ सम्मिलित है। नेक्स्ट है कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? उभयलिंगी पुष्प किसके होते हैं? तो उभयलिंगी होते हैं गुलहड़ और सरसों के। गुलहड़ और सरसों के उभयलिंगी पुष्प होते हैं। बात किया जाए उभयलिंगी का, गुलहड़ तथा सरसों पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। एक ही पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो तो वो कहलाएंगे उभयलिंगी, जैसे है गुलहड़ और सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। पुष्प पौधे में प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल एवं बीज उत्पन्न करते हैं। पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबंधित होता है। इस डंठल को वृंत या पेडिसेल कहलाता है। वृत्त के सिरे पर स्थित चपटे भाग को पुपासन या थैलमस कहते हैं। एक प्रारूपित पुष्प में पुष्प पत्रों को 4 भाग होते हैं जिनमें पुष्प चक्र भी कहा जाता है। पुष्पासन पर निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। वो होते हैं बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग। पुष्प बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज को पुष्प का सहायक अंग और पुमंग एवं जायांग को आवश्यक अंग कहा जाता है। सहायक अंग के अंतर्गत बाह्य दल पुंज और दल पुंज और आवश्यक अंग के अंतर्गत जायांग एवं पुमंग आते हैं। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।
सुमित नांगल संबंधित है टेनिस खिलाड़ी से, ऑप्शन हो जाएगा सी। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट है भौगोलिक अनुसंधान में किस देश को यूरोप का नेतृत्व प्रदान है। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश को यूरोप का नेतृत्व प्रदान है, तो ये है पुर्तगाल को। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप में ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधि के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेन वासी ही थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में नई समुद्री मार्ग की खोज का बीड़ा उठाया, यात्रियों को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्य का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इस समय बार्थोलोमियो डियोज पुर्तगाली व्यापारी 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिण बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस द्वारा 1492 में खोज किया गया अमेरिका का, तथा वास्को डी गामा द्वारा जो 1498 में भारत का समुद्री मार्ग का खोज किया। नेक्स्ट है विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितने अधिक नहीं होना चाहिए, तो 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात विधान परिषद में जो संख्या होगा वो विधानसभा के संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। विधान परिषद वाले राज्य को विधान परिषद वाले राज्य को विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होती है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। नेक्स्ट है कैपिटल जी का मान कितना होता है। कैपिटल जी जिसे कैवेंडिश द्वारा दिया गया था, इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे कैपिटल जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश के द्वारा एक सुग्राही तुला के उपयोग करके जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ज्ञात किया। अगर बात किया जाए इसका विमीय सूत्र का, तो m-1 L3t-2 होता है। जी का मान सभी स्थानों पर 1 होता है। यह एक अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज आइजैक न्यूटन के द्वारा 1686 में किया गया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम का बात किया जाए तो दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है G m1m2/r²। नेक्स्ट देखते हैं डोमोस शब्द का क्या तात्पर्य है। तो डोमोस शब्द का मतलब है जनता। डोमोस शब्द का तात्पर्य होता है जनता। लोकतंत्र शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेसिया, जिसका अर्थ होता है जनता और शासन। जनता और शासन। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अगर बात किया जाए तो यह प्रारंभ किया गया था 2016 में और 16/7/23 यानी कि 7 साल पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना अप्रैल 2023 में 7 वर्ष पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो बुक्सा है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित किससे है। तो धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत के संविधान में भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार के अंतर्गत 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का बात किया गया है। मूल अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। नामीबिया का मरुस्थल कहाँ है। तो नामीबिया मरुस्थल है अफ्रीका में। अफ्रीका में, ऑप्शन हो जाएगा ए। नामीब मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया। तो हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, गुजराती भाषा में लिखा गया हिंद स्वराज। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। जब प्रश्न पूछा गया था तो पीके श्रीवास्तव थे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। वर्तमान में केंद्रीय
सतर्कता आयुक्त पीके श्रीवास्तव हैं और ये 19वें नंबर के हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। संस्थानन समिति के सिफारिश पे 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। संसद के दोनों सदन की कुल बैठक के लिए गणपूर्ति क्या होना चाहिए, यानी कि कोरम का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 100 में, और कोरम जो होता है वो होता है 1/10। दोनों सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार प्रकाशित करता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया जाता है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में भी बताया जाता है। नेक्स्ट है, 3600 रुपये का 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जबकि ब्याज वार्षिक गणना होता है। बात किया गया है 3600 रुपये हमारा मूलधन है, 10% वार्षिक है, तो अगर 10% वार्षिक है और 3 वर्ष के लिए ज्ञात करना है तो 331 हो जाएगा, 10 का 11 हो जाएगा, 10 का 11 हो जाएगा, 10 का 11 हो जाएगा, यानी कि 1000 रुपया वो हो जाएगा 1331 के रूप में, यानी कि अगर 1000 रुपया है तो वो हो जाएगा 1331 रुपया। 331 बटा 1000 गुने कर देंगे अगर 3600, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1191 रुपया 60 पैसा। 1191 रुपया 60 पैसा। 331 बटा 100 गुने 3600 इस प्रकार से निकाल ले सकते हैं, और ये लंबा थोड़ा सा है 1191.6। नेक्स्ट है, संसाधन जो वर्ष के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करके बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे है कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। नेक्स्ट है, जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म का बात किया जाए तो सामान्यतः जीवों की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है और वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तो उसमें कीट के शरीर का छाप सुरक्षित रह जाता है। जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म कितना पुराना है इस बात का आकलन करने के 2 घटक होते हैं, सापेक्ष और फॉसिल डेटिंग। जीवाश्म के परत दर परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण चट्टान बनता है। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है, तो एससी के लिए। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध एससी छात्रों के लिए से संबंधित है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति यानी कि एससी के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण तथा छात्रों की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 से चल रही है। इसमें 1989 से 90 में से लड़कों के लिए शुरू किया गया है तथा इसे 2008 एवं 18 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगम कौन सा नहीं है, तो बीएसएनएल एक बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स, रेनबैक्सी एवं एशियन पेंट्स ये सभी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहा जाएगा, तो बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां हैं जो अपने देश के साथ अन्य देशों में भी कार्य करती हैं और अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करती है। नेक्स्ट है, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5th जनरेशन की
कौन सी एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है? तो जोड़ा है पाइथन 5 को। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? बिहार के कौन से राज्यपाल जो रहे भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल रहे हैं, अगस्त 2015 से जून 2017 तक। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पर 2017 से 22 तक रहे हैं। नेक्स्ट है 66 नंबर, नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सतलज नदी पर नाथपा झाकड़ी परियोजना है। नेक्स्ट है, चमगादड़ और पक्षी के अंग कैसे हैं? चमगादड़ और पक्षी के अंग ये किसका उदाहरण है? तो ये है समृत अंग का। बात किया जाए समृत या समरूप अंग का, तो पक्षी चमगादड़ के पंख को बारीक से देखने पर पता चलता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुलियों के मध्य त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु के त्वचा के फैलने से बना है, जो पैरों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प उनकी संरचना एवं संघटक में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देती हैं क्योंकि उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण यह समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात। अगर बात किया जाए समजात का, तो भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हो परंतु एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू का कंद और घास भूस्तरी इत्यादि। अवशेषी अंग का बात किया जाए तो अवशेषी अंग को मानव, पौधे और जानवरों के शरीर के अंगों या हिस्सों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनका कोई स्पष्ट कार्य नहीं हो। उन्हें उनके संबंधित पूर्वजों का अवशिष्ट अंग माना जाता है, जैसे अपेंडिक्स, अकलदाढ़, बाहरी कान, टॉन्सिल, साइनस आदि। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी को। व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और सचिव AO ह्यूम थे। नेक्स्ट है, E20 क्या है? तो E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल होता है। E20 पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। ये पौधे और जंतु की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन का बात किया जाए तो आवर्त सारणी के वर्ग 15 में पाया जाता है। इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है Ns2Np3 है। यह अर्थ क्रस्ट में अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट यानी कि चिली साल्टपीटर, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन के परमाणुिक और भौतिक गुण। नाइट्रोजन वर्ग 15 के तत्व है एवं इस वर्ग में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में किंतु अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है एवं इसकी संयोजकता 3 एवं 5 है। जल से अभिक्रिया नहीं करता है। रंगहीन गंधहीन गैस है। हवा से थोड़ा हल्का, जल में कम घुलनशील होता है। नाइट्रोजन काफ़ी कठिनाई से द्रवीभूत होता है। साधारण ताप पर नाइट्रोजन निष्क्रिय होता है। नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों की मुख्यतया न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थों के संश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है परसेंटेज है 78%, लेकिन गैस के रूप में न लेकर पादप जो लेते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में। अगर बात किया जाए मैग्नीज का, तो पौधे में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होती है। यह नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी से पौधे की पत्तियां भूरी हो जाती है। बात किया जाए फास्फोरस का, तो यह तत्व न्यूक्लिक अम्ल एवं फास्फोलिपिड पदार्थों में पाया जाता है। कोशिकाओं के निर्माण, बीजों के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात किया जाए अगर जिंक का, तो इस
तत्व की कमी से पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है एवं पौधे बौने हो जाते हैं। इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है जिंक का, इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए सल्फर का, तो यह तत्व पौधे के प्रोटीन और जीव द्रव्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी से होने से पेड़ एवं पौधे की पत्तियां पीली हो जाती है। यह दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों के निर्माण में मदद करता है सल्फर। नेक्स्ट है, अगर बात किया जाए पोटेशियम का, तो पौधे की वृद्धि में पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी से पत्तियों में अंगमारी रोग यानी कि ब्लाइट डिजीज होता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट होती है। बात किया जाए अगर कैल्शियम का, तो डीएनए आरएनए को प्रोटीन से संयुक्त करने, क्रोमोसोम के निर्माण में, वसा के संश्लेषण में, कार्बोहाइड्रेट एवं एमिनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है कैल्शियम। नेक्स्ट अगर देखा जाए लोहा का, तो यह तत्व पौधे को श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्रेब्स साइकिल में सहायक होता है। पौधे में लोहे की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। ठीक है, क्लोरोसिस रोग पौधे में लोहा की कमी से होता है। अगर बात किया जाए बोरोन का, तो मुख्यतः शर्करा के ट्रांसलोकेशन में सहायक होता है। इसकी कमी से पौधे के शूट टिप नष्ट हो जाते हैं। अगर बात किया जाए मॉलिबडेनम का, तो नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी कमी से फूलगोभी एवं पत्ता गोभी में व्हीप पेटल रोग होता है मॉलिबडेनम की कमी के कारण। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को। विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस और 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। ऑप्शन हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो ये थे शॉन कॉनरी। ऑप्शन हो जाएगा ए, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन कॉनरी थे। शॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है अनुच्छेद 124। बात किया जाए अगर 123 का, तो 123 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। वही 153 में राज्यपाल से संबंधित है और 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश का वर्णन है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्ति आदि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है आईपीएल 2023 का विजेता टीम कौन है? तो आईपीएल 2023 का विजेता है चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस को 5 विकेटों से हराया था। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था, इसका करेक्ट चुनना है। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायी है। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण कराना, विभिन्न क्षेत्रों बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। भारत के एनएसएसओ का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण कराना है। एनएसएसओ एक राष्ट्रव्यापी संस्था है जिसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़े संबंधी आवश्यकता पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़े का अनुमान लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से किया गया। नेक्स्ट है भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी का पद प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है NVS-01 क्या है? NVS-01 क्या है? तो यह एक उपग्रह है NVS-01। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट NVS श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में से है। NVS-01 उपग्रह को GSLV F-12 लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। NVS यह एक उपग्रह है जो GSLV F-12 द्वारा भेजा गया 29 मई 2023 को। नेक्स्ट है बोसकियान गुलजार पत्र पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित किया गया है? बोसकियान गुलजार पत्र एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित किया गया है? तो यह संकलित किया गया है
यशवंत व्यास के द्वारा संकलित किया गया है। यह किताब गुलजार की फिल्म, कविता, दर्शन, जीवन शैली, नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाता है। नेक्स्ट है 3100 रुपये के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3286 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में पंजाब में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में। इनके अन्य सहयोगी संस्थापक से छबीली दास और यशपाल थे। नेक्स्ट है फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। वर्क का फॉर्म लिखना था ही सक्सीडेड, वह सफल हुआ क्योंकि उसने मेहनत की। ही वर्कड हार्ड होगा, भी टू लगेगा। इस फिल इन द ब्लैंक्स के वाक्य में 2 क्लॉज है। पहला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए रिक्त स्थान में भी टेंस होना चाहिए। इस प्रकार वर्क के बदले वर्कड का प्रयोग होगा। भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स तैयार किया जाता है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर एवं 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और 76.36 अंकों के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है तापमान का एसआई यूनिट क्या है, तो तापमान का एसआई यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा केल्विन एसआई यूनिट है। ताप मापन के लिए 2 बिंदु निश्चित किया गया है, एक क्वथनांक बिंदु, एक हिमांक बिंदु। ताप मापने के लिए विभिन्न पैमाने का अगर बात किया जाए तो प्रथम है सेल्सियस पैमाना, जिसमें 0 से 100 डिग्री के बीच विभाजित किया गया है, अर्थात क्वथनांक जो है 100 डिग्री और हिमांक है 0 डिग्री। केल्विन का बात किया जाए तो केल्विन, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु होता है 373, वही हिमांक बिंदु होता है 273। फ़ारेनहाइट का बात किया जाए तो जल का क्वथनांक बिंदु होता है 212 और हिमांक बिंदु होता है 32। एक है रोमर पैमाना, रोमर स्केल का याद रखना है, क्वथनांक बिंदु होता है 80 और हिमांक बिंदु होता है 0। अगर बात किया जाए चारों में रिलेशन का, तो चारों में रिलेशन होता है C-0/100, यानी कि हिमांक बिंदु और जो डिफरेंस है वो नीचे रखेंगे C-0/100 F-32/180 R-0/80 K-273/100, ये हो जाएगा सब में रिलेशन। नेक्स्ट है केबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह स्थित है मणिपुर में। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है किसके द्वारा, प्रेरित इंड्यूस्ड करंट का धारा ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम का, ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम द्वारा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा प्रतिपादित की जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अगर बात किया जाए तो यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मिडिल फिंगर परस्पर समकोण दिशा में इस प्रकार रखे गए हों कि तर्जनी जो हो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता हो, अंगूठा चालक की दिशा को गति देता हो और मध्यमा इंड्यूस्ड करंट की दिशा को संकेत करेगा। यह विद्युत जनित्र पर आधारित है, विद्युत जनित्र पर। ये हो जाएगा हमारा चालक की गति, फोर्स फादर, और यहाँ पे ये बी मैग्नेटिक क्षेत्र, और ये हो जाएगा चालक में प्रेरित विद्युत धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट। गति क्षेत्र और प्रेरित विद्युत धारा, ये है फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का अगर बात किया जाए तो यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर समकोण इस प्रकार रखा गया हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करते हैं, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। प्रत्यावर्ती धारा अगर बात किया जाए एसी का, तो वैसी धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता हो अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा को पूरे चक्र में औसत मान 0 होता है। बात किया जाए डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी का, तो वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा, इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत होता है। वही अगर प्रत्यावर्ती धारा का बात किया जाए तो परिमाण एवं दिशा के साथ समय के साथ बदलते रहता है। दिष्ट धारा, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। वही प्रत्यावर्ती धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कम ऊर्जा व्यय होता है। दिष्ट धारा ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। वही प्रत्यावर्ती धारा को चेंज किया जा सकता है। डीसी के द्वारा बैटरी को चार्ज किया जा सकता है, लेकिन एसी के द्वारा बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत में मनरेगा कानून कब लागू हुआ। मनरेगा कब लागू किया गया भारत में, तो 2006 में। 2006 में मनरेगा लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को।
इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के बंदलापल्ली गांव से हुई थी। पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जो 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, नरेगा से मनरेगा हुआ 2009 में। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन कॉल हिम ए पेस मेकर। एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो है ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर। उसे पीस मेकर बुलाया जाता है, पैसिव वॉइस हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। आँख और उसके रोगी से संबंधित चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन अबाउट इट्स आइज कॉल्ड। शाखा को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाएगा ऑप्थोमोलॉजी। ऑप्थोमोलॉजी में आँखों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, का इलाज किया जाता है। आँख और उसके रोग से संबंधित चिकित्सा शास्त्र का शाखा को ऑप्थेमोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन और निदान का से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन। अगर बात किया जाए ओडोंटोलॉजी में, तो ओडोंटोलॉजी में दांत की संरचना, विकास और बीमारी, असमानताओं का अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी में। ऑप्थेमोलॉजी में चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा जो आँख की रचना, कार्य प्रणाली, उसकी बीमारी और चिकित्सा से संबंधित है। बात किया जाए नेफ्रोलॉजी में, तो नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। ऑटोहोन्ड्रोलॉजी में कान, नाक और गले के रोग का अध्ययन किया जाता है, जिसे बोलते हैं ईएनटी बोलते हैं ऑटोहोन्ड्रोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में पादप की आकारकीय संरचना का वर्णन किया जाता है मॉर्फोलॉजी में। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। सर्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भाग एवं कार्य की कार्यविधि का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में। ओफियोलॉजी में सांप का अध्ययन किया जाता है ओफियोलॉजी के अंतर्गत। टैटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। वही एनाटॉमी में शरीर के विविध अंगों का विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित कहलाता है एनाटॉमी। एंथ्रोपोलॉजी का बात किया जाए तो मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं होती है? तो खनिज पदार्थ कभी खत्म नहीं हो सकता। खनिज पदार्थ खत्म नहीं हो सकता, विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में है? कोरापुट खान कहाँ है? तो यह है उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा में। कोरापुट खान भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा में स्थित पंचपंतमाली पहाड़ी पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के अन्य खनिज का बात किया जाए तो क्योंझुर, सुंदरगढ़, कालाहांडी, ये सभी उड़ीसा के अन्य खान हैं। क्योंझुर, सुंदरगढ़ और कालाहांडी याद रखना है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब का मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में। 3 मार्च 1707 को प्रातःकाल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चहार दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म अगर बात किया जाए तो 1618 में उज्जैन के निकट दोहाद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं सरकार फसल के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करता है? तो यह घोषणा करता है सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। सरकार फसलों के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP का घोषणा किया जाता है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है जल के अणुओं की अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? जल की अणुओं की अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा गति कहलाता है प्रासरण यानी कि ऑस्मोसिस। बात किया जाए प्रासरण का, तो प्रासरण की प्रक्रिया में जल यानी कि विलायक के अणु अर्धपरागमय झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रण वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। प्रासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागमय झिल्ली के संभव नहीं होता है। प्रासरण का अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए तो प्रासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधे के कोशिका में जल का संचालन प्रासरण द्वारा ही होता है। पौधे की पत्तियों से विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण प्रासरण के द्वारा ही संभव होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने और बंद होने का प्रक्रिया प्रासरण की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए जब किसी पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित होते हैं। इस घटना को जीव द्रव कुंचन कहते हैं। अगर बात किया जाए डिफ्यूजन का, तो द्रव, गैस और विलेय के अणुओं को उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाती है। एग्जाम्पल हो जाएगा विसरण का, तो विसरण द्वारा गैस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जलवाष्प
वाष्प बाहर निकलते हैं। इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध विसरण के कारण ही पूरे कमरे में फैल जाती है। स्वच्छ जल से में भरे बर्तन को इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाती है विसरण के कारण। नेक्स्ट है अति सुधो स्नेह को मारग है। अति सुधो स्नेह को मारग है, जहाँ नेकु शयानप बाक न ही। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? नेकु शयानप का मतलब क्या है? तो तनिक भी चतुराई। ऑप्शन हो जाएगा बी, तनिक भी चतुराई। नेकु मतलब तनिक, थोड़ा कम या अल्प, शयानप मतलब चतुराई होता है, अतः विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। दे लेफ्ट अर्ली, दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। यहाँ पे पूछा गया है दे लेफ्ट अर्ली, दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ, तो हैड होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, हैड दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड नाउ। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? बात किया जाए कोइलवर पुल का, तो कोइलवर पुल सोन नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन हो जाएगा डी। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है। कोइलवर पुल का आधिकारिक नाम है अब्दुल बारी पुल, जिसका स्थापना 1856 में तथा परिचालन 1862 में शुरू हुआ। पटना और भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है, जिसका लंबाई 1440 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कैप्टन कौन थे? IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कैप्टन थे फाफ डू प्लेसिस। 12 मार्च 2022 को पूर्व RCB कैप्टन विराट कोहली ने घोषणा की वह फाफ डू प्लेसिस का कमान सौंपेंगे, जो RCB के नए कैप्टन होंगे। फाफ डू प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। IPL 2023 का 16वां संस्करण है। विजेता टीम है CSK और उप विजेता रहा था गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2023 थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2023 की थीम थी। 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो सारनाथ थे। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से प्रारंभ किए थे, अर्थात उपदेश जो दिए थे सर्वप्रथम सारनाथ में ही दिए थे। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुवेला में से सारनाथ आए, यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। तो ये रहा हमारा ज्ञान बिंदु का सेट 1 और इसका फुल एनालिसिस। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। पूरा क्वेश्चन था, इसमें 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाना है। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों बुक को कवर करवाया जा रहा है।